हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपको उत्तराखंड जो आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय है उसकी जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका जो 2020 में पेपर हुआ था वो आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। और आपको जो उसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट जो होता है हिंदी भाषा का, उसको यहाँ पर मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको लिए डेली यहाँ पर वीडियो लाते रहूँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प का चयन करें। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर इसका पर्यायवाची सही है। सबसे पहले है आपका केतु। केतु का जो पर्यायवाची होता है ना, वो होता है आपका क्या, पताका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर। केतु का जो पर्यायवाची होता है वो पताका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इसी तरह हमें गति का बताते हैं। ठीक है, गति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो गति का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा। रास्ता तो होगा नहीं, कर्म भी होगा नहीं, मार्ग भी होगा नहीं, तो गति यानी कि चाल हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमें यहाँ पर कनिष्ठ का हमें क्या बताना है, पर्यायवाची। कनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कनिष्ठ मतलब छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगर यहीं पर विलोम पूछता तो इसका कनिष्ठ का क्या हो जाता, ज्येष्ठ, यहाँ पर इसका विलोम हो जाता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित चार चार शब्दों के समूह हैं। प्रत्येक समूह में 3 शब्द पर्यायवाची हैं और एक शब्द बेमेल है। बेमेल शब्द का चयन करें। आपको पेपर के क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप उसको ही समझ जाते हैं ना तो आधा पेपर ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो आपको यहाँ पर 3 तो पर्यायवाची हैं। ठीक है, 3 आपको एक जैसे मिलेंगे, किसी एक चीज़ के पर्यायवाची हो सकता है, कोई फूल का मिले, कोई पानी का मिले, कोई आग का मिला, और एक किसी और का पर्यायवाची आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको कांता दिया है, कांतर दिया है, विपिन दिया है और कानन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये होगा, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो यहाँ पर अलग होगा। अब क्यों अलग होगा, क्योंकि जो कांता होता है ना वो पत्नी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पत्नी कहें, अर्धांगिनी कहें, लेकिन जो आपका ये और है, कांतार, कांतार हो गया, विपिन हो गया और कानन हो गया, ये आपके पर्यायवाची हैं जंगल की। ठीक है, ये आपके पर्यायवाची हैं जंगल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फिर आपको यहाँ पर एक 3 पर्यायवाची सेम है, एक अलग है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, सोचिए ज़रा आप भी। तो देखिए यहाँ पर जो लौ है ना, लौ के जो पर्यायवाची होंगे वो लपट भी होगा, दीपशिखा भी होगा, लेकिन जो यहाँ पर लगन है ना, ये यहाँ पर लगन यहाँ इसका पर्यायवाची नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेमेल है, इससे अलग है। ऑप्शन सी 5 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर फिर छठा क्वेश्चन, उससे पहले ऊपर निर्देश दिया गया है उसको आप पढ़ लीजिए एक बार, कि यहाँ कुछ शब्दों के विपरीतार्थी 4 शब्द दिए गए हैं। आपको यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन दिया है उसका विपरीत विलोम बताना है। ठीक है, तो आपको पता है अनिवार्य का मतलब विलोम क्या होगा। कोई चीज़ भाई अनिवार्य है आपके लिए तो आपके लिए वो वैकल्पिक होगी। ठीक है, इसका विलोम होगा वैकल्पिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। उन्मूलन का विलोम आपको बताना है। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, और रोपण का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से स्टार्ट करना। ठीक है, उसको रोपित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निंद्य का आपको विलोम बताना है। निंद्य का विलोम क्या होता है, वंद्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ दी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर देखो 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही लिखा गया है। ठीक है, तो सोचिए आप ज़रा कि इनमें से कौन सा सही होगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, आपके लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये ऐसे ही लिखा जाता है, सु शु शा, ऐसे ही लिखा जाता है। पहले छोटा ओ की मात्रा, फिर बड़े ओ की मात्रा, इस तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर फिर कौन सा शुद्ध है वो बताना है। गारिष्ठ शुद्ध है, गरिष्ठ शुद्ध है, तो आप बताइए यहाँ पर 10वें का आंसर की कौन सा यहाँ पर शुद्ध है।
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर इसका राइट आंसर है। गरिष्ठ होता है, न कि गरिष्ठ, ठीक है, गरिष्ठ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका जो 11वां क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर फिर बताना है कि आपका कौन सा सही है। अंतर्धान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही होगा यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर 11वीं का। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जाता, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ऐसे ही लिखा जाता है। इसका शुद्ध रूप ही यही है, अंतर्धान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको अलंकार पहचानना है कि यहाँ पर अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो आपका पहला 12वां क्वेश्चन है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर जो आपका अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, और बारे उजारो करे, बड़े अंधेर होय। यहाँ पर बताइए कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर आपका जो अलंकार है ना वो श्लेष है, क्योंकि श्लेष अलंकार में क्या होता है, चिपका। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, जहाँ पर एक ही शब्द में आपको उसके दो अर्थ देखने को मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध आपका रौद्र रस का स्थायी भाव है। आप इस तरह भी इसको कह सकते हैं कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है। अन्वय का सही संधि विच्छेद आपको यहाँ पर बताना है। तो जो अन्वय का सही संधि विच्छेद है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नहीं, सी भी नहीं, डी भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनुधन आई अन्वय। अब आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताइए कि अन्वय में कौन सी संधि है। आगे बढ़ते हैं। मतैक्य में देखो, यहाँ पूछ दिया ना आपको मतैक्य में कौन सी संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मतैक्य में संधि होगी वो होगी आपका वृद्धि संधि, मति धन ऐक्य, मतैक्य। ठीक है, ऐसे होगा ना आपका मति धन ऐक्य, मतैक्य। ठीक है, ई और ए मिलकर आपके क्या बनेंगे, ऐ बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है। ठीक है, तो जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न होता है, नहीं होता है, उसको कहते हैं क्या, मुक्त छंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला आता है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो बताइए कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इस्तवार द ला लितियतुर एंदुई एंदुस्तानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम आपको बताना है, कौन सा लिखा आप उन्होंने यहाँ पर। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य की भूमिका। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंदर बरदाई द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम। ठीक है, तो चंदर बरदाई के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है आपको बताना है। तो पृथ्वी राज रासो, ये चंदर बरदाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला आता है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि नहीं थे। सबसे पहली बात नहीं थे, यानी कि बाकी और थे, एक ऐसा व्यक्ति होगा इसमें से जो नहीं होगा, तो आपको बताना है। तो कबीरदास, सूरदास, रैदास या दादू दयाल। कबीरदास भी क्या थे, निर्गुण भक्ति धारा के थे। रैदास भी आपके निर्गुण भक्ति धारा के थे। दादू दयाल भी आपके निर्गुण भक्ति धारा के थे। सूरदास जो थे आपके, वो सगुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है 22वें क्वेश्चन का। तन चितुर मन राजा कीन्हा, हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी कीन्हा, गुरु सुवाजे ही पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो आपको बताना है कि इस पद में हृदय का प्रतीक किसको बताया गया है, बताइए जरा। चौथा ऑप्शन है आपका पद्मिनी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर हृदय का प्रतीक बताया गया है सिंहल को। ठीक है, अगला आता है वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य नहीं थे। फिर से आ गया आपका नहीं थे। तो वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य आपका रामानुजाचार्य भी थे भैया, माधवाचार्य भी थे, निम्बकाचार्य भी थे, लेकिन रामानंद आपके वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के सन 1643 से 1843 के काल को क्या कहा जाता है, बताइए। तो जो 1643 से 1843 के काल को आपका क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीतिकाल इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति थी। तो आपको बताना है कि उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रीति निरूपण। ठीक है, रीति निरूपण इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है, ठीक है, बताइए। तो अंधेर नगरी के जो रचनाकार हुए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्दंट, ठीक है, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1826 में हुआ था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो बताना है आपको छायावाद के आपके चार युग के चार को भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, चारों स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी नेहरा जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी को छायावाद के चार स्तंभों के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, प्रसाद के झरना से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक पंक्ति दी गई है, इनका आपके रचनाकार बताने हैं। छोड़ द्रमों की मृदु छाया, छोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। आपको बताना है कि इन पंक्तियों का रचनाकार कौन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है वो है ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के छायावाद काल की अवधि कितनी है, ठीक है, तो हिंदी साहित्य के जो छायावाद काल की अवधि है वो 1918 से 1938 तक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो शब्द शक्ति के आपके मुख्यतः तीन भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्साह एक स्थायी भाव है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि उत्साही रस का, तो यहाँ पर आपको बताना है कि उत्साह रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो उस उत्साह रस का स्थायी भाव है एक स्थायी वीर रस का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो यहाँ पर बताना है कि आपको कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पहली बात तो इसमें अनुप्रास अलंकार है।
लेकिन अनुप्रास में भी कौन सा अनुप्रकार है? वित्तीय अनुप्रास है, छेका अनुप्रास है, लाटा अनुप्रास है? वक्रोक्ति तो अलग ही हो गया यहाँ से फिर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर है लाटा अनुप्रास। ठीक है, दोनों पढ़ने में सेम, उनका अर्थ भी सेम, लेकिन उसकी दृष्टि से, देखने की दृष्टि से बिल्कुल अलग, हमें थोड़ा अंतर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, तीन ही बेर खाती सो अब तीन ही बेर खाती है। ठीक है, तो इसमें आपको अलंकार बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार है, देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि यमक अलंकार में क्या होता है, दो अलग अलग शब्द दे होंगे, उनका अर्थ भी अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर तीन बेर खाती से हो, तीन बेर खाती है, तीन बेर का एक यहाँ पर थ्री टाइम्स है, एक का आपका जो खाने वाले बेर हैं वो तीन बेर हैं आपके। ठीक है, अगला आते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव की गारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारिणी। ये इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर छंद प्रयुक्त हुआ है। तो ये आपका क्या है, सैवैया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी भाषा से तात्पर्य क्या है गेरा? ठीक है, उत्तर भारत के मध्य भाग अथवा मध्य प्रदेश की भाषा, नागरी लिपि में लिखी जाने वाली खड़ी बोली, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों है। उत्तर भारत के मध्य भाग अथवा मध्य प्रदेश की भाषा और नागरी लिपि में लिखी जाने वाली खड़ी बोली। अगला आता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो ठीक है, तो बताइए कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा है कितनी है संख्या, तो आपको पता होना चाहिए कि पाँच है। ठीक है, पाँच पाँच कौन सी, सिंपल है, कौरवी या खड़ी बोली कब कब है। ठीक है, कब कब है। पहला कौरवी या खड़ी बोली, दूसरा हो गया बांगरू या हरियाणवी, तीसरा हो गया कन्नौजी, चौथा हो गया बुंदेली। ठीक है, सॉरी, आपका ये कुछ इस तरह होगा। पहला हो गया आपका कौरवी या खड़ी बोली। ठीक है, दूसरा हो गया बांगरू या हरियाणवी, तीसरा हो गया ब्रज भाषा, चौथा हो गया आपका बुंदेली और पांचवा हो गया आपका कन्नौजी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाँच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी एक बोली है, तो आपको पता होना चाहिए कि भोजपुरी कहाँ की बोली है। तो यह आपका कहाँ की, बिहारी हिंदी की। तीन बोलियां पढ़ते हैं ना बिहारी की हम, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उजला एक शब्द है, उजला एक क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, बताना है आपको। तो उजला एक तद्भव शब्द है, इसका अगर तत्सम ढूंढोगे तो होता है आपका उज्जवल। उ जो व ल, दोनों जो आधे होते हैं। ठीक है, अगला आता है, कृतघ्न उसे कहा जाता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो मानता है वो कृतज्ञ हो गया, जो नहीं मानता वो हो गया कृतघ्न। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा पद प्रदान कब किया गया गेरा, बताओ? तो 14 सितंबर 1949, राइट आंसर। ठीक है, 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय, और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मुहावरे दिए गए हैं, उनका अर्थ बताना है। ठीक है, आकाश कुसुम होना, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका मतलब होता है असंभव बात होना, आकाश कुसुम होना, असंभव बात होना। अगला आता है, बहती गंगा में हाथ धोना, ये तो सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर डी, अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, अगला आता है, दशरथ का वचन, तो दशरथ का वचन का मतलब क्या होता है बताइए? तो दशरथ का वचन का मतलब होता है अटल प्रतिज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला आता है, कपास ओटना मुहावरे का अर्थ, तो कपास ओटना मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ का कार्य करना, आए थे प्रभु भजन को ओटने लगे कपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है आपका 47वां क्वेश्चन,
आपको एक वाक्य दिया गया है और उसके लिए एक शब्द आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सूटेबल रहेगा। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं क्या? आधुनिकीकरण। अगर यहाँ पर नवीनीकरण होता ना वो राइट आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, तो आधुनिकीकरण इज द राइट आंसर। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य में स्थित है उसको क्या कहते हैं बताइए? वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य आदि के मध्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, अंतरिक्ष। कुछ लोग कहेंगे आपका क्षितिज या आकाश, ऐसा नहीं है। क्षितिज का मतलब होता है जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत हों या मिलते हों, उसको हम कहते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता मिलते हों, लेकिन मिलते हुए जहाँ पर प्रतीत होते हैं उसको हम कहते हैं क्षितिज। लेकिन वह स्थान जहाँ पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य में स्थित है, जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य आदि के मध्य में स्थित है, उसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला आता है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है भावार्थ इसका। जिज्ञासा मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, तो जानने की इच्छा, उसकी जिज्ञासा है भाई उस बात में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जीने की इच्छा तो आपका जिजीविषा हो जाती है, ठीक है। अगला और आपका आज का लास्ट स्थान क्वेश्चन है, सॉरी, गंतव्य, ठीक है। मैं भी स्थान कह रहा हूँ। आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है, गंतव्य का मतलब बताइए, गंतव्य का मतलब क्या होता है? अस्थायी निवास स्थान, चलने का मार्ग, स्थान जहाँ स्थायी रूप से निवास करते हैं, या लक्ष्य जहाँ जाना है। ठीक है, तो पहला तो हो नहीं सकता, दूसरा तो हो नहीं सकता। देखो सिंपल सी बात है, हम कहते हैं ना कि यार हमें अपने गंतव्य पर पहुंचना है। गंतव्य मतलब जहाँ आपका लक्ष्य है, एक टारगेट है। तो ऑप्शन नंबर सी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लक्ष्य जहाँ जाना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज आपके यहाँ पर बीएड के 50 क्वेश्चन थे हिंदी के। तो इसी तरह मैं आपका जो आपका आर्ट ग्रुप का है या साइंस ग्रुप का है उसको भी लाऊंगा। जीएस के जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो भी आएंगा, और आपके जो शिक्षण अधिगम से आते हैं उनको भी मैं एक बार यहाँ पर जो प्रीवियस है उनको कराने की कोशिश रहेगी। साथ ही साथ जो नए क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी यहाँ पर मैं कराने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।